लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं तो सोना बंद कर देते हैं। अब मॉक टेस्ट में आप PYQs को थोड़ा जोड़ दें, क्योंकि PYQs में हमने देखा है जिस एग्जाम की तैयारी हमने पूरे साल करी है वही एग्जाम आने वाला है, तो हमें तो बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो लास्ट 21 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमारी रैंक बहुत अच्छी आ सके। तो आज हम सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, टेस्ट पेपर का एनालिसिस, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं फिजिक्स से वाइस प्रेसिडेंट अजय जांगिड़ सर और बायोलॉजी से वाइस प्रेसिडेंट मोहित चौरसिया सर एंड माई सेल्फ विनीत गंगवाल। तो सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूं कि इन लास्ट डेज में हमारा रूटीन क्या रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड पर है और दिन में 2 से 5 बजे के बीच में होगा। तो आपको जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है, वैसे भी आप बायो के स्टूडेंट हैं, कि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में 21 डेज लगते हैं। तो अब जो लास्ट के 21 डेज हैं उसमें आपको वही रूटीन फॉलो करना है जो आप नीट के पेपर के दिन फॉलो करने वाले हैं। तो आपको 2 to 5, 2 से 5 बजे के बीच में हाईली एक्टिव रहना है और आपको डेली टेस्ट या जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। अब रूटीन में ये रहेगा कि एक तो आपको स्लीपिंग साइकिल वो बहुत सही होना चाहिए। अगर आपने अभी से अपने आप को थका लिया, कि कई बार बहुत से बच्चे सोचते हैं लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं तो सोना बंद कर देते हैं, या सोचते हैं कि चलो 2-3 घंटे की नींद सफिशिएंट है। नहीं, अब जो लास्ट डेज बचे हैं उनमें कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि मेन एग्जाम के दिन भी आपको सुबह 6-7 बजे तो उठना ही होगा, कि बहुत ज्यादा जल्दी उठ गए तो भी हो सकता है एग्जाम देने जाएं तब तक आप थक जाएं। तो अब यह आदत डाल लें कि मॉर्निंग में 6 या 7 बजे तो हमें किसी भी हालत में उठना ही है। कि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक जगे रहते हैं, फिर सोते हैं, 10-11 बजे उठते हैं। तो अब हमें जो रूटीन सेट करना है वो इस तरह से करना है कि रात को 11-12 बजे तक सो जाएं और सुबह 6-7 बजे तक उठ जाएं। उसके अलावा आपको ब्रेकफास्ट का टाइम बिल्कुल इस तरह सेट करना है कि मेन एग्जाम के दिन हम बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट या हैवी लंच करके जा नहीं पाएंगे। तो ब्रेकफास्ट का भी रूटीन वही 8-9 बजे तक हम ब्रेकफास्ट ले लें, ताकि घर से जब निकलें तो खाली पेट नहीं निकलें। तो रूटीन के लिए तो ये रहेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी तो हो ही रही है, लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी सही रहेगी तभी आप हिट हो पाएंगे। तो सबसे पहले मोहित सर आप इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम सेट होने में 21 डेज का समय लगता है, तो इसे अभी से ज़्यादा सेट कर लिया जाए तो आगे चल के आसानी रहेगी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम 1-2 दिन में चेंजेस नहीं होंगे और बाद में बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सर की बात को बिल्कुल फॉलो करें, अभी से ही टाइमिंग सेट करा जाए। अब हेल्थ की बात, क्योंकि बच्चों आप खुद डॉक्टर बनने वाले हैं, तो अपनी हेल्थ का तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ही है, क्योंकि आपके लिए अब आने वाले एग्जाम का एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमारी 2-4 दिन तबीयत खराब हो जाए, ऐसी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पूरा हाइड्रेट रहिए, गर्मी का मौसम आने वाला है, सीज़न चेंज हुआ है, तो हाइड्रेट रहें, पूरा ढंग से पानी पीते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, कहीं बाहर का हमें नहीं खाना है, जूसेस वगैरह नहीं लेने हैं बाहर के, फ्रूट्स वगैरह खाएँ, घर का खाएँ, जो भी खाएँ। ज़्यादा नहीं खाना, आप दिन में 2 या 3 बार खा लें, लेकिन लिमिट में खाएं, ताकि आप एनर्जेटिक भी रहें, आपको नींद वगैरह भी ज़्यादा ना आए। तो ओवरऑल बात यह है कि अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, फिजिकल हेल्थ का, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि इन दिनों में आपको लग रहा होगा कि अब बहुत टाइम कम बचा है तो स्ट्रेस होने लगता है, स्वाभाविक है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी हमने पूरे साल करी है वही एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें तो बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। तो स्ट्रेस की यहाँ कोई बात नहीं है, बल्कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे पॉजिटिव रहेंगे तो जो चीज़ उन्हें याद नहीं भी है या जो चीज़ बहुत पहले पढ़ी है वो भी उन्हें याद आ जाएगी एकदम। और अगर ये स्ट्रेसफुल रहेंगे तो इनका पढ़ा हुआ भी वहाँ पर ये भूलने लगेंगे। तो हमें स्ट्रेस रहना ही नहीं है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है।
इसमें मैं और भी बात बोलना चाहूँगा कि अप एंड डाउन लगातार चलते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाता है। ऐसा किसी का नहीं होता कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लास्ट डे तक भी कुछ ना कुछ छूट सकता है, लास्ट डे तक भी कुछ ना कुछ कमी बाकी रह जाती है। तो उसको इतना हम सीरियसली नहीं लेंगे, अवॉइड करें उन चीज़ों को, ज़्यादा टेंशन ना लें। इसके अलावा अप एंड डाउन लगातार चलेंगे, एंड तक भी अप एंड डाउन चलते रहेंगे, उनका डट के सामना करते रहें। बस यही है कि जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं उनको हम सुधारते रहेंगे और इसी तरह से अपना प्रोग्रेस भी होता रहेगा। एक हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा बच्चों को अब आने वाले 20, 21, 22 दिन पार्शियली आइसोलेट रहना चाहिए। मतलब जो अपने दोस्त हैं, जो हम पूरे साल तो कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के मार्क्स देखते हैं कि भाई तूने ये चैप्टर कर लिया नहीं किया, तूने ये बुक करी नहीं करी, लेकिन अब कुछ दिन हमें पार्शियल आइसोलेट रहना चाहिए अपने खासतौर से फ्रेंड सर्कल्स के साथ। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कोई बच्चा आके बोल देगा मेरा तो ये चैप्टर भी हो गया है, मेरा तो ये चैप्टर भी हो गया, आपका नहीं हुआ, तो आपके टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो अपना कंपैरिजन किसी से भी ना करें, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, अपनी खुद की पढ़ाई पे ध्यान दें, दोस्तों से थोड़ा दूरी बनाए रखें और पार्शियली आइसोलेट रह के पढ़ें। हाँ, यह है कि अगर आपको बात करनी है, हम नहीं कहते कि आप किसी से बात नहीं करें, ऐसा नहीं बोल रहे, बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें, टीचर्स से लगातार कांटेक्ट में रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। फैमिली मेंबर से आपका बातें करने से आपका मेंटल सपोर्ट मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत दिन भर में जो आपका पूरे साल जो भी चला और रूटीन, जैसे योगा, एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत हॉबी है, तो वो सब कुछ बंद नहीं करना है, वो सब एक रूटीन का पार्ट है, उसे रूटीन के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें बंद भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा आइसोलेट रहना जरूरी है। सर ने बोला ही है कि नींद पूरी लेनी है ना, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि नींद पूरी लें, ताकि इनका मेंटली ये परफेक्ट रहेंगे। इसके बाद ब्रेक ले लेके पढ़ना है, 1 या 2 घंटे, जिसका भी जितना भी सीटिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ खा पी लें, फिर पढ़ने बैठ जाएं। टॉपिक चेंज कर दें, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, करके पढ़ें, टॉपिक चेंज करके पढ़ें। तो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें हर तरह से। जितना अच्छा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ये पढ़ाई कर पाएंगे। अब जैसे ये तो पॉजिटिव रहने की बात है, लेकिन अब हम आते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट से पहले ये है कि अभी इन सभी बच्चों के मॉक टेस्ट चल रहे हैं और उनका मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका एनालिसिस पर क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि अजय जहांगीर सर उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपके पास 21 दिन से ज़्यादा समय बचा है, तो आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम अच्छे से एग्जाम के अनुरूप सेट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि 2 से 5 हमें हाईली एक्टिव मोड में रहना है, तो 2 से 5 का जो टाइम है उसमें आप कोई ना कोई टेस्ट, या तो जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ के टेस्ट होते होंगे, या प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए हैं उनको एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। लेकिन 2 से 5 डेली का हमारा अगर रूटीन टेस्ट का रहेगा तो बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम सेट हो जाएगी, तो उस पर हमें खास ध्यान देना है। अब काफ़ी कम समय बचा है, तो डेफिनेटली इस समय में हमें जो चीज़ें याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री में आईओसी एंड ओसी। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े कम ध्यान से भी काम चल जाएगा, क्योंकि साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, उनको अच्छे से आपको देख लेना है। इसके अलावा बायोलॉजी, आईओसी और ओसी में अच्छे से याद करने वाली चीज़ों को तवज्जो देनी है। अब मॉक टेस्ट में आप PYQs को थोड़ा जोड़ दें, क्योंकि PYQs में हमने देखा है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो पुराने सालों के रेप्लिका या वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली PYQs करने के फायदे हैं। जैसे 2 से 5 आप करेंगे तो उसका आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा और आपकी अच्छी रैंक आएगी। इसमें एक चीज़ और बताऊं, जैसे आपने कोई भी पेपर किया, उसमें जो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस करना भी जरूरी है, ताकि वो रियल एग्जाम में रिपीट ना हो। हर एग्जाम से कुछ न कुछ गलतियां सीखने को, मतलब देखने को मिलती हैं। उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करते जाएंगे
तो फाइनल एग्जाम में हमारी सिली मिस्टेक्स ऑलमोस्ट नील होंगी। जैसे आपने पेपर किया, पेपर में मान लो आपको फिजिक्स के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में दिक्कत आई, केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन में दिक्कत आई, बायो के 5-10 क्वेश्चन में दिक्कत आई, तो जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आई है उन क्वेश्चंस के जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें, ताकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। मतलब जो गलतियां कर रहे हैं हम उनका एनालिसिस ढंग से करें और रियल एग्जाम में वो दिक्कत ना आए। अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं कि भाई सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेंगे जिसका वेटेज 50% है, बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी पढ़ने का समय भी हमें ज्यादा देना है अभी, क्योंकि अगर जितना आपको याद रहेगा उतना ही बायो में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और बायो का अच्छा स्कोर मतलब आपका श्योर शॉट सिलेक्शन। तो मैं मोहित चौरसिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बचे हुए दिनों में बायो में किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों, बायो में मैं यही कहना चाहूँगा कि बायो में अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है। आपके पास जो आपके नोट्स हैं या आपकी एनसीईआरटी है या आपके पास जो एलन के बच्चे हैं या तो उनके पास जैसे मॉड्यूल्स हैं, तो ये आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। आपको कोई नई चीज़ शुरुआत नहीं करनी है, जो पढ़ चुके हैं उसी को हमें अगेन अब रिवाइज करने का समय है, तो नया कुछ भी शुरू ना करें। अब बायो में बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अब ध्यान दें ज़्यादा या थ्योरी पे ध्यान दें, तो हमें दोनों को अभी भी लगभग 20-22 दिन है, तो अभी भी हमें बैलेंस बना के ही चलना होगा। हाँ, हम क्वेश्चंस के थ्रू बायो को भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा आप मॉक टेस्ट देंगे, 2 to 5 डेली टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। एलन में भी लगातार टेस्ट चल ही रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बोला कि अगर बायो में भी आप टेस्ट दे रहे हैं और जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन, जिन जिन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, जो छोड़ने पड़ गए हैं आपको, या कुछ क्वेश्चन जो आपके तुक्के से हो गए, उनको जरूर रेक्टिफाई करिए और उनकी थ्योरी साथ ही हाथों हाथ उसकी थ्योरी एनसीईआरटी से या आपके नोट से वो थ्योरी लगातार पढ़ते रहें। तो यहाँ थ्योरी में पूरा थ्योरी रिवाइज नहीं करना, जहाँ जहाँ गलती हो रही है उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं सब टॉपिक्स की थ्योरी हमें रिवाइज करनी होती है। दूसरा, एनसीईआरटी तो आप बच्चों के लिए बायो में इंपॉर्टेंस रखती ही। तो बच्चों, एनसीईआरटी में आपको जितने भी डायग्राम्स हैं वो अच्छे से देख के जाने हैं, उनकी लेबलिंग्स अच्छे से चेक कर लेनी है। इसी तरह से एनसीईआरटी के जितने भी टेबल्स हैं वो अच्छे से पढ़िए, उनके डेटा अच्छे से पढ़िए। इसी तरह से हम बात करें एनसीईआरटी की समरी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी में आपने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की जो लेटर्स एनसीईआरटी में बोल्ड किए हुए हैं वो उन लेटर्स पे बहुत स्पेशली फोकस करना है हमें, क्योंकि वो डायरेक्ट या तो डेटा होते हैं वो फोकस किए हुए, या फिर फोकस बोल्ड किए हुए लेटर्स होते हैं, वो डायरेक्ट डेफिनेशन होती हैं वो, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो डेफिनेशंस को भी ढूंढ के उनमें से पढ़ना होगा आपको। तो एनसीईआरटी को तो हमें इस तरह से अच्छे से देखना ही है। साथ में आपने कुछ जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पूरे साल, किसी टॉपिक के, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उन शॉर्ट नोट्स से भी रिवाइज करें। आपने कुछ भूलने वाली चीज़ें चैप्टर वाइज अलग से लिख रखी हैं, तो उन भूलने वाली चीज़ों को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है हमें। इसी तरह से एनसीईआरटी में हमने जो भी हम कह सकते हैं कि इसमें एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें आप उन पैराग्राफ्स में जहां भी ड्यू टू और बिकॉज वर्ड आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एआर क्वेश्चन जो आते हैं जहां भी ड्यू टू आ गया लाइंस में, जहां भी बिकॉज आ गया वहां से डायरेक्ट एआर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन पे भी स्पेशली ध्यान दें। तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें थोड़ा सा वेटेज वाइज भी हम चलने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने तो सभी टॉपिक है क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन अब लास्ट समय में थोड़ा सा हम वेटेज को भी देखेंगे कि जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है उनको हमें ज्यादा रिवाइज करना है। जैसे जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियो है, प्लांट डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इनको और ज़्यादा फोकस के साथ इन चैप्टर्स को हमें रिवाइज करना है। इन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेटेज। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता है कि पूरा चैप्टर ही हमें बार बार पढ़ना होगा कि वेटेज कोई टॉपिक है, हमने कहा कि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियो, हमने चैप्टर वेटेज वाइज सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब उसमें से क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर बार बार रीडिंग लगाएं। इसके लिए आप पीवाईक्यू क्वेश्चन, जैसे सर ने कहा था हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो कोई भी चैप्टर रिवाइज करने से पहले एक बार पीवाईक्यू, उस चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में भी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में भी कहाँ से क्वेश्चन, किस सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
देखिए बच्चों, नीट का एग्जाम जो है वो ऐसा एग्जाम है जिस जगह से क्वेश्चन आते रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं वो लगातार इस साल भी वैसे ही होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते नीट के पेपर में। तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करिए, उस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक सेलेक्ट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर, और उसके बाद उन जो सेलेक्टेड सब टॉपिक्स हैं उनकी रीडिंग आप अच्छे से लगाइए। और एक और बात कि जैसे हम मान लें कि अभी हमारे पास 11th और 12th की एनसीईआरटी है और दोनों को मिला के एनसीईआरटी के लगभग 470 पेजेस के करीब हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो हमें एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ने की हैबिट डालनी है, या इसको हम कहेंगे कि आप लगभग 25 डेज या से डिवाइड भी कर लीजिए। 450 या 470 पेजेस हैं तो लगभग 17 या 18 पेजेस आपको डेली एनसीईआरटी के रीडिंग लगाने हैं सोने से पहले। आप ये हैबिट में लाएं कि 16 to 18 पेजेस डेली आप एनसीईआरटी को रीडिंग लगा रहे हैं। इससे आपकी बायो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी और आपके माइंड में जिसे कहते हैं प्रिंट हो जाएगी वो, और वहाँ कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। तो समय बचा, थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तो इसलिए जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट रहना, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतनी चीजें आपको याद आती जाएंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं केमिस्ट्री के लिए विनीत गंगवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। तो जैसा अभी सर ने कहा कि अब लास्ट टाइम पर हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने ईयर लॉन्ग स्टडी की है उसी को वापस रिवाइज करने का टाइम आ गया है। और जैसे अभी जहांगीर सर भी बोल रहे थे कि लास्ट टाइम पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा टाइम हम कम कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो जो आपने साल भर की है वही काम आएगी। हाँ, लास्ट टाइम पे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो जो फार्मूला शीट है जिसमें फार्मूले वगैरह आपने लिखे हुए हैं या आपने नोट्स में हाईलाइट किए हुए हैं, तो मेनली फार्मूले देख लें और सॉल्व एग्जाम्पल देख लें। इसके अलावा आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है। अब आप लास्ट टाइम पर ये सोचें कि हम नए क्वेश्चन करेंगे या बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन करें या नया लिटरेचर सॉल्व करें, तो वो अननेसेसरी आपको पैनिक करेगा। तो आपको कुछ नया तो कुछ ट्राई करना ही नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, बस ये कि फॉर्मूले वगैरह उसको ढंग से देख लें। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लास्ट तक भी ऐसा लगता है कि कहीं भूल नहीं जाए, कुछ नया तो नहीं आ जाएगा। तो जैसा अभी मोहित सर कह रहे थे कि मेडिकल के एग्जाम में नया आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिल्कुल फिक्स है कहां से क्वेश्चन बनना है, किस वैरायटी का बनना है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी ये सबसे ज्यादा लास्ट टाइम पर रिवीजन करना होता है। और इसमें भी वही जो आपने साल भर पढ़ा है, अगर आपने जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से पढ़ा है तो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। अगर आपने कोचिंग लिया है तो आपके जो नोट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उसको रिवाइज करना है। और स्पेशली इनऑर्गेनिक में जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन वाला जो पार्ट आता है और उसमें भी जो स्पेशली 4 एक्सेप्शन एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं वही इंपॉर्टेंट है। वहीं से आता है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कोई नया एक्सेप्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, तो नया नहीं आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में तो स्पेशली जो एक्सेप्शन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं, वही डिस्कस करना है। डी ब्लॉक अगर आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो एक बार एनसीईआरटी से उसको जरूर पढ़ लें। और स्पेशली एनसीईआरटी में जो टेबल्स दी होती हैं और उसमें जो डाटा दिए हुए हैं उनको लर्न नहीं करना है, उसको जो थ्योरी, उनको जो यूज में लेकर थ्योरी डिस्क्राइब की है वही इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार पी ब्लॉक को लेकर परेशान होते रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में पी ब्लॉक अब नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में आपको मेंशन है पी ब्लॉक, बट अब पी ब्लॉक बहुत कम कर दिया है। स्पेशली सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ग्रुप नंबर 13 से 18 के एलिमेंट्स जो हैं, तो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को आप ढंग से देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो नोट्स बना रखे हैं जिसमें हाईलाइट किया हुआ है उसी को रिवाइज करते रहें। बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक भी वही है कि अगर आप लास्ट टाइम तक भी रिवाइज करते रहेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है इसका नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है लेकिन इतना बेसिक लेवल का आता है कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ढंग से तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन जीओसी 1 इंपॉर्टेंट है। जीओसी 1 में भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट है। जीओसी 2 में जो नेम रिएक्शन वाला पार्ट है, रिएजेंट्स के यूजेस, रिएजेंट का जो फंक्शन है, इसके अलावा नेम रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है।
और उसमें एक जो लास्ट पार्ट आ जाता है बायोमोलिक्यूल सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली आता है। हाँ, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम अब कम बचा है और एनसीईआरटी पढ़ने की भी इच्छा है तो एनसीईआरटी की समरी जरूर देख सकते हैं कि कई बार एनसीईआरटी की समरी की लाइन से थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एनसीईआरटी की समरी पढ़ लें। ऐसे सर मैं एक मिनट बोलना चाहूँगा कि जैसे एलन में जो बुकलेट्स मिलती हैं, जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक है, वो भी रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ही आपके केमिस्ट्री में भी एलन के बच्चों को एनसीईआर मिला है, तो उसका क्या रोल रहेगा? वो एक बार, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है साल भर, तो एक बार एनसीईआर फिजिक्स में भी सर ने डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो उसको आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं। नया लिटरेचर की मना कर रहे हैं लेकिन वो एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल या कुछ नया हटकर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जो बेसिक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो बहुत अप टू द मार्क है, वो बहुत अच्छी बुकलेट है, वो कर सकते हैं आप। फिजिक्स में तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर रखे हैं हमने, तो डेफिनेटली करने से फायदा होगा। ऐसे बायोलॉजी एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक बुकलेट भी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि उसमें सारे बायो के सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, डायग्राम, सब कुछ हमने उसमें दिए हुए हैं और रिवीजन के लिए सारा मैटर अच्छा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में से हमने हैंडबुक भी दी है, तो उससे भी आप, जैसे आपके फास्ट ट्रैक है, हमारे हैंडबुक है, तो हैंडबुक के थ्रू भी लास्ट में होता है कि हम ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, अब कुछ शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे नहीं ले जा सकते हैं, तो हैंडबुक के थ्रू और फास्ट ट्रैक के थ्रू आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अब सर फिजिक्स के बारे में बच्चों को गाइड कीजिए कि लास्ट में क्या तो किया बच्चों जाए। उसमें ज्यादा टाइम तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देना है, फिजिक्स को कम टाइम देना है। अब कोई नई चीज नहीं पढ़नी है फिजिक्स में, या नए क्वेश्चंस भी ज्यादा सॉल्व नहीं करने हैं। केवल जो आप 2 से 5 टेस्ट देंगे, उसमें जो नए क्वेश्चन से आपका सामना होगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब यह है कि जो भी आपने क्लास पढ़ी है, जिसमें क्लास नोट्स बनाए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने मार्क करी हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या इम्पोर्टेंट सॉल्व करने के तरीके सर ने आपको बताए हैं, उनको हाईलाइट किया होगा, तो उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपने साल भर में किए हैं, उसमें जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई थी, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी थी, टीचर की हेल्प लेनी पड़ी थी, या यूँ कहें कि उनको हमने स्टार मार्क किया था, तो उन स्टार मार्क क्वेश्चन का रिवीजन जरूरी है। तो इस बचे हुए समय में उन सभी स्टार मार्क क्वेश्चन का रिवीजन प्रॉपरली हो जाना चाहिए। फिजिक्स में वैसे एनसीईआरटी से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो आपके क्लास नोट्स, मॉड्यूल वगैरह से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी की बात करें, तो अगर 12th की बात करें, तो 12th में मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो इनकी एनसीईआरटी से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ईएम वेव्स एक मैग्नेट वाला चैप्टर है, तो ये 4 चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो यहाँ से अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर 11th की बात करें, तो उसमें लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जैसे एसएचएम, वेव, इसके अलावा शुरू में जो फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स हैं, ये अगर देख लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। एक फिजिक्स में ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान भी आ सकता है, बहुत टफ भी आ सकता है। लेकिन जब आसान आता है और वो चैप्टर हमें छोड़ दिया, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन, ईएम वेव्स, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जहाँ से छोटे चैप्टर हैं लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन चैप्टर्स को हमें थोड़ा और अच्छे से करना है। एक फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जुड़े हैं, 18 एक्सपेरिमेंट्स जुड़े हैं, तो उनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो क्वेश्चंस, उस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं जेईई मेंस का और नीट यूजी का सिलेबस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हूबहू सेम है, उसके कई पेपर हो चुके हैं, तो उनमें भी वैसे ही क्वेश्चन आए हैं जो लास्ट ईयर नीट 2024 में हमें देखने को मिले थे। तो एक्सपेरिमेंट स्किल में इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब फिजिक्स में मैं यही कहूँगा कि भाई आपके जो भी नोट्स हैं, उसमें जो अंडरलाइन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं,
उनका आप रिवीजन जरूर कर लें। फिजिक्स में इतना कर लेंगे तो काफी है। अब ये है कि एलन आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज भी लेके आ रहा है जिसका नाम T20 सीरीज रहेगा। उसमें हर टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे और वो डिस्कस कौन करेंगे? हमारे सीनियर फैकल्टीज। एलन कोटा के जितने भी अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ही पूरा ये प्रोग्राम तैयार किया है बच्चों की, ताकि इनकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो पाए, स्ट्रेंथ आ पाए, एक सही गाइडेंस बच्चों को मिल पाए। एकदम सही बात है। और इसमें जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे चैप्टर्स के, उसमें वैसे क्वेश्चंस सम्मिलित होंगे और जिनके मतलब वहां आने की संभावना ज्यादा होगी। लास्ट ईयर भी हमने देखा सर कि जो T20 प्रोग्राम अपना चला था, उसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब सिमिलर क्वेश्चन आए थे, सिमिलर क्वेश्चन और डायरेक्ट एग्जाम में आ गए। ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बन के आ जाते हैं, लेकिन जहां से टीचर्स ने क्वेश्चन बनाए वही सब टॉपिक से उसी क्वेश्चन सब उठ के टॉपिक आ से गए। आए हैं। तो इसलिए वो बेनिफिशियल है। तो जल्दी शुरू करने वाले हैं हम एलन का T20 सीरीज आपके लिए। और एलन के जो यूट्यूब चैनल है नीट, एलन नीट, उस पर आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इससे बेनिफिट होगा कि आप फास्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं, या कोई भी चैप्टर है तो उसके टॉप 20 क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर हम कवर करवा देंगे आपको। तो हमारे साथ बच्चों बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी तैयारी अच्छी से हो और हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।